हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है संबंध एवं फलन। और इस चैप्टर से पहले हम आपको पहला चैप्टर कंप्लीट करके दे चुके हैं जिसकी लिंक ऊपर आपको आई बटन पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर 1 की लिंक मिल जाएगी जहां से आप पूरा चैप्टर 1 देख सकते हैं। अब रही बात कि ये सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, रिलेशन एवं फंक्शन। इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में संबंध एवं फलन, अंग्रेजी में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल इसे अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और इसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। चलिए शुरू करते हैं। अब आपको ये बात पता है कि संबंध क्या है, इसे अंग्रेजी में रिलेशन कहते हैं। जैसे एक भाई और बहन का संबंध, जैसे कि एक माता और एक पुत्र का संबंध, एक पिता और पुत्र का संबंध, एक शिक्षक और एक विद्यार्थी का संबंध, ये सब क्या है, संबंध है। इसी प्रकार से गणित में भी कुछ संबंध होते हैं, जैसे कि एक रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, एक रेखा दूसरी रेखा को काट के जाती है, प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है। ठीक इसी प्रकार ये संबंध इस चैप्टर में दो समुच्चय एक प्रकार से कैसे संबंधित होते हैं ये इस चैप्टर में पढ़ना है। समझ गए आप बात को? जैसे भाई का संबंध बहन के साथ, माता का संबंध पुत्र के साथ, एक लाइन का संबंध दूसरी लाइन के साथ, उसी प्रकार दो समुच्चयों का एक दूसरे से संबंध, यही पढ़ना है इस चैप्टर में। हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एक समुच्चय दूसरे समुच्चय से किस प्रकार संबंधित होता है, उनके युग्म निकालेंगे, उनके ऊपर कुछ हम लोग कार्य करेंगे, कुछ नई नई चीजों को सीखेंगे। तो यहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। समुच्चय पहला चैप्टर था जिसे इंग्लिश में सेट कहते थे और इन सेट का रिलेशन यहां पे हमको पढ़ना है। हम लोगों को इनके पेयर बनाने हैं और उनके बीच में हम लोगों को रिलेशन ढूंढना होगा, संबंध बनाना होगा। उम्मीद है चैप्टर का आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आखिर है क्या। ठीक है, समझ गए बात को? समुच्चयों के संबंध को इस चैप्टर में ढूंढना है। क्लियर है इतनी चीज? अब चलिए हम लोग पहले पढ़ेंगे कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक समुच्चय है। क्या मान लिया मैंने? कोई एक समुच्चय है। इस समुच्चय में क्या है, इस समुच्चय में आपके पास मान लीजिए कि एक कोई लाल जो है, मतलब रेड, क्या है, रेड कलर का सेट है। और मान लीजिए आप ब्लैक पहने बैठे हैं या ब्लू पहने बैठे हैं, तो हमने कहा कि लाल के साथ हमने दूसरा क्या दे दिया, नीला दे दिया। ठीक है, कुछ भी आप कर सकते हो। तो ये एक क्या हो गया, समुच्चय हो गया। और इस समुच्चय में क्या हो गया, दो प्रकार के अवयव हो गए, एलिमेंट्स हो गए, पहला रेड दूसरा ब्लू। अब मान लीजिए कि हमने कहा कि ये देखो एक दूसरा समुच्चय हमने ले लिया और इस समुच्चय में हमने कहा कि मान लीजिए कि ये क्या है, बी ले लिया। ठीक है, या फिर हम चाहें ए ले सकते हैं। तो चलो मैंने ए ले लिया। ठीक है, ए फॉर कुछ भी ले लिया मान लो मैंने। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और उसके बाद देखो बी ले लिया, बी से क्या हो गया, बैग हो गया। सी से क्या हो गया, मान लो मैंने कहा कार हो गई या कोट हो गया, कुछ भी मान लो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? तो ए बी सी कुछ भी मैंने ले लिया। ये तीन क्या हो गए, एलिमेंट्स हो गए। क्या ये बात समझ में सभी को आई? मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। दो समुच्चय हो गए। अब इनका मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, कार्तीय गुणनफल करना है। तो देखो गुणनफल कार्तीय कैसे होता है। करते क्या है कि इस रेड का सबसे पहले तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब लाल कलर का ए फॉर कुछ भी मान लो, मैंने कहा एप्पल मान लो, रेड कलर का क्या हो गया, एप्पल हो गया। पर ब्लू कलर का नहीं होता, फिर आप कहोगे सर जी ब्लू कहाँ से लाएं, तो कुछ और मान लेना। ठीक है, तो लाल कलर का ये क्या हो गया, ए हो गया। फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि रेड कलर का मेरा क्या है, बी भी हो जाएगा। ठीक है, और रेड कलर का क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो हम इस रेड को मल्टीप्लाई करेंगे ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ। मतलब कि इसका हम लोग एक समूह बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, संबंध बनाएंगे। समझ में आई बात? तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे ए और गुणन का चिन्ह जो होता है सेम वही यहां हो जाएगा, ए क्रॉस बी। कुछ डरने वाली बात नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये बात समझाई। तो रेड को पहले किसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग लिखेंगे लाल और कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे ए और इसे सिंगल हम लोग बॉक्स में बंद कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई?
फिर उसके बाद फिर कॉमा लगाएंगे। रेड कलर किसके साथ है? बी के साथ, तो हम लोग लिखेंगे लाल और बी। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और इससे भी हम लोग ए ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। फिर रेड कलर किसके साथ है? सी के साथ है, और इसे भी हम लोग क्या करेंगे? सी के साथ। मैं ज़्यादा घुमा के नहीं बताऊंगा कुछ भी, सिंपल सी बात है, और सीखते हुए आप चले जाओगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करेंगे? अभी तो ये नीला रह गया था, तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इसके साथ लिखेंगे, फिर उसके बाद नीले को इसके साथ लिखेंगे, और फिर उसके बाद इसको इसके साथ लिखेंगे। उम्मीद है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। मतलब कि नीले को ए के साथ, नीले को बी के साथ, नीले को सी के साथ। इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही लोगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे नीला और ब्रैकेट में लिखेंगे ए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? नीला मतलब कि ब्लू। ठीक है, और उसके बाद ए। फिर उसके बाद किसके साथ लिखा जाएगा? फिर बताओ। फिर नीला हो जाएगा, और वो फिर किसके साथ लिखा जाएगा? वो बी के साथ, कॉमा लगा के। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे? नीला लिखेंगे, और फिर से उसको क्या करेंगे? सी के साथ लिख देंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी ये पूरा हम कह सकते हैं कि कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी भी इसमें कुछ ना कुछ रह गया है। अब क्या रह गया है उससे समझो। अब देखो, अगर ऐसे लिख डाला बिल्कुल ओके, राइट है, पर इसका समुच्चय भी बनाना है, और समुच्चय बनाने के लिए हम लोगों को ब्रैकेट लगाना पड़ता है। ठीक है, मंझला वाला। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बस यही है समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। क्या करना है? दो प्रकार के समुच्चय दिए होंगे, उन समुच्चयों को इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, खत्म। यही तो है, यही है पूरी एक्सरसाइज 2.1, और कुछ भी नहीं है। कार्टेशियन प्लेन आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब इसकी कुछ जो है हम लोग परिभाषाएं हैं, कुछ थ्योरीज हैं, उनको लिखेंगे। तो सबसे पहले समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, और उसमें लिख लोगे कि माना एक समुच्चय ए बराबर ये तथा बी बराबर ये है, तब उनका कार्टेशियन गुणनफल ये होता है। इतना लिख लेना है, और इस प्रकार से कंप्लीट हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए हम लोग इनकी डिफिनेशन को समझते हैं। लिखा है दो अरिक्त समुच्चय। अब यहां एक वर्ड लिखा है अरिक्त। अरिक्त का अर्थ होता है नॉन एम्प्टी, जो कि क्या हो? एम्प्टी ना हो। एम्प्टी का मतलब उसमें ऐसा ना हो कि कोई अवयव ना हो, कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। तो यहां पे लिखा गया है दो अरिक्त समुच्चयों। दो अरिक्त, अरिक्त का मतलब होता है टू नॉन एम्प्टी सेट्स, पी और क्यू। मतलब कुछ ना कुछ होना चाहिए पी में, ऐसा ना हो कि पी खाली हो, उसमें कुछ हो ही ना। ठीक है, तो पी तथा क्यू का कार्तीय गुणन जो पी क्रॉस क्यू है, एक समुच्चय होगा जिनको प्रथम घटक पी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको प्रथम घटक पी तथा द्वितीय घटक क्यू से लेकर बनाया गया है। मान लीजिए कि दो हमारे कोई समुच्चय हो गए, एक पी हो गया और एक क्या हो गया? क्यू हो गया। पी में हमने कहा कि दो अवयव हैं, एक और दो। ठीक है, हमने क्यू में कहा कि दो अवयव, इसमें भी हमने कहा 3 है, 4 है और 5 है। मान लो हमने कहा ये है। ठीक है, यहां से बहुत सारी डिफरेंशिएशन क्लियर होंगी। तो अगर आपको पी क्रॉस क्यू निकालना हो, ठीक है, पी क्रॉस क्यू निकालना हो, तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? पी का पहला लोगे और इसका पहला लोगे। देखो यही लिखा है। ठीक है, क्या करें? जिनको प्रथम घटक पी, जो पहला घटक होगा वो पी से लिया जाएगा, तो पी से पहला ले लिया, और द्वितीय घटक, इसी का द्वितीय कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, वो किससे लिया जाएगा? क्यू से लिया जाएगा। तो एक को पहले किसके साथ लिखेंगे? एक को पहले 3 के साथ लिखेंगे, फिर 4 के साथ लिखेंगे, फिर 5 के साथ लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर उसके बाद यही काम फिर से दोहराएंगे, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 को 5 के साथ, यही करेंगे। तो क्या लिखेंगे? 1 को 3 के साथ, ठीक है, फिर 1 को किसके साथ? 4 के साथ। फिर क्या करेंगे? 1 को किसके साथ लिखेंगे? 1 को 4 के बाद 1 को किसके साथ? 5 के साथ लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? फिर क्या करेंगे? अब 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, 2 के 5 के साथ, तो हम लोग लिखेंगे 2 को 4 के साथ। समझ में आ रही बात? फिर 2 को 5 के साथ, 2 को 5 के साथ, और फिर क्या करोगे? 2 को 6 के साथ, तो हम लोग लिखेंगे 2 को 6 के साथ। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? दिख रहा है ना? वहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहां तक उम्मीद है सब समझ में आया होगा। ये थी इसकी डिफिनेशन, दो अरिक्त समुच्चय पी तथा क्यू, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, तो इसकी जो है हिंदी में डिफिनेशन ये है, इंग्लिश में क्या है? टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी क्रॉस क्यू, इट इज क्या बोलेंगे? इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम पी एंड
क्यू, जो किससे लिए जाए, पी और क्यू से लिए जाए। और ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हो इसमें नीचे। तो ये इसका एक एग्जांपल हो गया। वो मैंने आपको कुछ डायरेक्ट समझाया था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यहाँ से ये हो गया हमारा क्या, डेफिनेशन। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको हमें अच्छे से समझना होगा। अगर उन 4 बातों को समझ लिया तो समझ लो आपने इस चैप्टर का पूरा बेस समझ लिया। बाकी कुछ भी है नहीं इस चैप्टर में, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, चलो पहला देखो, कोई ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आपने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे P के एलिमेंट्स थे वो 1 और 2 थे, जो Q के एलिमेंट्स थे वो कितने थे, वो थे हमारे 3, 4 एंड 5। इसका मतलब अगर हम लोग नंबर ऑफ P निकालते, P में कितने नंबर हैं तो 1 और 2, 2 लिखते। नंबर ऑफ अगर हम Q निकालें तो क्या लिखेंगे, 1, 2, 3, तो हम इसको 3 लिखेंगे। और अगर हम लोगों ने P क्रॉस Q निकाला, अभी आपने निकाला था तो देख लीजिए पीछे करके, तो उसमें कितने एलिमेंट थे, 6, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ये हो जाएंगे। बस यही लाइन हम लोगों को लिखना है। यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है कि यदि, बहुत ध्यान से सुनना, ये हम दूसरी भाषा में लिख रहे हैं, यदि P में हमारे कितने एलिमेंट्स हों। मान लो हमने कहा कि एक फार्मूला बना रहे हैं, मान लो कि हमने कहा कि P में कितने एलिमेंट्स हो। मान लो P में हमने कहा कि एक कोई वो क्या बोलते हैं, P की जगह पे A कर दे। मान लो कि A में P एलिमेंट्स हों, ठीक है, स्मॉल p, तथा नंबर ऑफ B कोई दूसरा समुच्चय है जिसमें कितने एलिमेंट्स हो, Q हमारा कोई नंबर है। ठीक है, तब क्या होगा, अगर हम लोगों ने A क्रॉस B निकाला तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब PQ, तो यहां लिखेंगे, तब ये होगा। इस पर हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन करने को मिलेंगे, कुछ नहीं होता है। इसमें 2 एलिमेंट्स थे, देखो जरा ध्यान से, मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ A लिख लो, A और B। इसमें कितने एलिमेंट्स थे, 2, इसमें कितने थे, 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 6, बस 2 3 6। बहुत आसान है, समझ में आ गई इतनी बात। तो ये तो थी हमारी क्या, पहली डिफिनेशन, जिसको हमने एक एग्जांपल के थ्रू क्या कर दिया, समझा दिया। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एक जरा दूसरा समस्या। ठीक है, अब ये एक दूसरा लिखने जा रहे हैं, दूसरी डिफिनेशन। यदि 2 समुच्चयों में, ये हम सब लिख रहे हैं, अपने आप से लिखना आप लोग, में कोई एक रिक्त है ना। इफ अ सेट इज एम्प्टी इन बोथ ऑफ सेट्स, देन क्या होगा, यदि 2 समुच्चयों में कोई एक रिक्त है, तब उनका कार्तीय गुणन भी जो होगा वो भी क्या होगा, रिक्त होगा। इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, क्या होगा, रिक्त होगा। अब मान लो कि हमने कहा कि एक कोई सेट है जिसमें कहा कि हमने 2 है और 3 है, फिर दूसरा ले लिया, हमने कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो A क्रॉस B अगर निकालोगे तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, कोई एलिमेंट्स नहीं होगा। और हम ये क्या बना रहे हैं, ये फाई है। फाई मतलब कुछ नहीं, कोई एलिमेंट्स नहीं। ये अगर फाई नहीं पता तो इसका मतलब फिर आपने पहला चैप्टर ढंग से नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिलहाल मैथ है, ये बीच में कूदोगे समझ में कभी ज़िंदगी में नहीं आएगी। इसलिए कभी भी कोई भी टीचर से यदि आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो आप उसके पहले चैप्टर से देखना शुरू करें, क्योंकि हर टीचर के पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे कितने, 2 हो गए। ठीक है, ये बात क्लियर है, आगे बढ़ जाए। तीसरा देखो, अब देखो जरा तीसरा। अब मान लो कि यदि, बहुत ध्यान समझना, यदि 2 समुच्चयों में कोई एक अपरिमित है। अपरिमित का मतलब समझते हो ना, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो, इनफाइनाइट, बहुत सारे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने ले लिया A बराबर 1 2 और 3 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, ये ले लिया हमने। ठीक है, और उसके बाद B बराबर हमने ले लिया 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, पहले 1 को 2 के साथ, फिर 2 को 3 के साथ, फिर 3 को इसके साथ, फिर डॉट, मतलब वहाँ पे कुछ भी तो है ना। तो इसका मतलब अगर हम लोग इनका क्रॉस जो है कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी कैसा आएगा, वो भी अपरिमित होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यदि 2 समुच्चयों में कोई एक अपरिमित है तो उनका कार्तीय गुणन भी क्या होगा, अपरिमित होगा। कैसा होगा, अपरिमित होगा।
क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मतलब उनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे तो वो भी क्या होगा, अपरिमित होगा। ये सब आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन के तौर पे मिलेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अभी तो हम लोग एक्सरसाइज करेंगे ही, उसके लिए तो आप बेफिक्र ही रहो, ठीक है। ये बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, आ गई? किसी को डाउट है? अब चौथा और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ज़रा ध्यान से। यदि हमारे कोई भी एक समुच्चय हो, ठीक है, कोई भी एक समुच्चय हो, उसको हमने 3 बार निकाल लिया, ठीक है। अगर हमने उसको 3 बार जो है उसका गुणनफल निकाल लिया और अगर ये गुणनफल जो आया, ठीक है, कुछ भी आ जाए मान लो, तो ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मान लो कि हमने कहा ए बी, अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे तभी बेटा समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझा पाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। जहाँ देखो ए क्रॉस ए निकाल लिया मैंने और उसके बाद ये जो ए बी सी आया तो ये क्या हो गया मैं बता दूंगा, आप परेशान मत हो। और ए बी सी जो है वो तीनों के किसको बिलोंग करे? ए को बिलोंग करे। तब अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तब समझ में आएगा, इसको सिर्फ लिख लो, अभी ऐसा नहीं समझ में आएगा क्योंकि मुझे एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। तब ये जो होता है ये क्या कहलाता है? तब ये जो आएगा आंसर ए बी और सी, ये कहलाता है क्रमिक त्रिक, जिसको इंग्लिश में आई थिंक बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, TRIPLET, ठीक है, क्रमिक त्रिक कहलाता है, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये इतनी चीज़ें थी और इसके बाद अभी एक पॉइंट और है जिसे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होगा, इसलिए उसको भी हम लोग पहले देखेंगे। देखो ये सब चीज़ें ना तब समझ में आएंगी जब आप इनके क्वेश्चंस को करेंगे। अभी करने को अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, मुझे पता है, ठीक है, लेकिन फिर वो रटना हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ पहले क्वेश्चन। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन, देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन नहीं, 5 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है। तो अभी देखो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू पहले एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करेंगे तब ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ऐसे बेहतर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब मान लो कि हमने कोई एक समुच्चय ले लिया और जिसमें हमने कहा कि 1, 2 और 3, ठीक है, मान लो 1, 2 ही लिया मैंने, ठीक, ध्यान से समझना। और एक हमने बी ले लिया जिसमें हमने 2 और 1 ले लिया, ठीक है, उल्टा जस्ट अपोजिट। अब हम इसका ए क्रॉस बी निकालें तो आंसर आएगा 1, 2, 1, 2, फिर उसके बाद 1, 2 के बाद आ जाएगा 1, 2, फिर 1, 1, 1 और 1, ठीक है, यही आएगा। फिर 2, 2, 2, 2 आ जाएगा, ठीक है, और फिर 2 और 1 आ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या आपको ये बात समझ में आई कि ये कैसे आएगा? समझ में आया इतना? कैसे किया मैंने? 1 को 2 के साथ, 1 को 1 के साथ, फिर 2 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, ठीक है, समझ में आई बात? अब अगर हम कहें नहीं भैया बी क्रॉस ए निकालो तो क्या आएगा? अब क्या करोगे आप? अब 2 को 1 के साथ करोगे पहले, क्योंकि आप बी क्रॉस निकाल रहे हो तो इसका पहला और इसका भी क्या है, ये पहले घटक के रूप में और ये दूसरे घटक के, 2 1 के साथ आएगा, समझना, ठीक है, 2 2 के साथ आएगा, फिर उसके बाद 2 2 1 के साथ, 2 2 के साथ, अब 1 1 के साथ आएगा और 1 जो है वो 2 के साथ आएगा। लो, सारी कहानी ही यहां बदल गई। तो हम एक चीज कह सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ तब क्या होगा, इसके नीचे लिखिएगा, तब हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। कभी भी ऐसा नहीं होगा, लेकिन कभी तो कभी हो सकता है कि हो ही जाए। तो कब होगा ऐसा? तब होगा ऐसा जब ये 1 2 रहते और ये भी 1 2 रहते, तभी ऐसा होता। आई बात समझ में? चाहे तो करके देख लो, फिर दोनों सेम आएंगे। तो इसी को लिखना है अपनी भाषा में। क्या लिखना है? 2 क्रमित युग्म समान होते हैं। 2 क्रमित युग्म समान होते हैं जब लिखो या फिर आप लिख लो जिनके, ठीक है, 2 क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और यदि केवल उनके, यदि और यदि केवल उनके प्रथम, यदि और यदि केवल उनके प्रथम घटक समान हो, ठीक है, प्रथम घटक क्या हो? समान हो। इसका क्या मतलब है? अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। 2 क्रमित युग्म समान होते हैं यदि और यदि केवल उनके संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी क्या हो? समान हो।
ठीक है। और यदि केवल उनके संगत लिख लो आगे। संगत का मतलब होता है, अभी बताते हैं, संगत प्रथम घटक समान हो और संगत द्वितीय घटक भी क्या हो, समान हो। ठीक है। अब जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं, एनसीईआरटी की बुक 31 पेज नंबर पे रिमार्क लिखा हुआ है एक, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। शुरुआत है, टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल if and only if the corresponding first elements are equal and the second elements are equal। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। कब समान होंगे, जब इनके प्रथम घटक जब समान हो जाएंगे और इनके भी क्या हो जाएंगे, द्वितीय घटक भी समान हो जाएंगे, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाए, समान हो जाए। ठीक है। तो ये है कुछ कहानी। अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। और ये सब कुछ कहानी थी जिसको बताकर मुझे इस चैप्टर की शुरुआत करनी थी, इस वजह से मैंने चैप्टर की शुरुआत की। ठीक है। अब देखो ज़रा ध्यान से, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखा होगा। क्या लिखा है? लिखा है कि यदि ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कह सकते हैं। लिखा है कि यदि, ठीक है, यदि x/3 और उसके बाद लगा है +1 कॉमा है y-2/3 इक्वल टू 5/3 और उसके बाद 1/3। ठीक है। कितना है? 1/3। ये ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं तो x और y के मान ज्ञात करो। इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिल सकता आपको। तो हम लोग इसको कैसे हल करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे। ये x+3, ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो वही चीज़ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? x, इस तरीके के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किए थे, इस तरीके के क्वेश्चन आपने 10th क्लास में किए थे। ठीक है। y-2/3 इक्वल टू 1/3 हल कर लेंगे इसको। x/3 +1 है तो उधर जाएगा, कैसा हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है। हल कर लोगे, 3 × 3, ठीक है, ये लासा लेके इसको हल कर लोगे ना, तो 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इधर क्या है, x बटे कितना है, 3। तो ये अब ये 3 उधर जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। ठीक। अब इसी तरीके से उसको हल करो। y इक्वल टू 2/3 उधर जाएगा, 1/3 प्लस 2/3, तो आंसर आ जाएगा 3/3, तो आंसर आ जाएगा 1। इस तरीके से ये हो गया हमारा हल। अब देखो जरा चेक करना हो, 2 इसमें रख के देख लो, 2/3 प्लस 1, हाँ, उसके बाद आंसर आ जाएगा 5/3। अब 1 इसमें रख के देख लो, आ जाएगा आपका कितना, 1/3। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखो अभी जितना कॉन्सेप्ट बताया है, इससे बाहर इस एक्सरसाइज से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, समुच्चय A में कितने अवयव हैं, 3 हैं, और समुच्चय B बराबर 3, 4, 5 है। क्या कह रहे हैं, समुच्चय A में 3 अवयव हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू 3। ये बात समझ में आ गई। फिर कह रहे हैं समुच्चय B बराबर, अब देखो B बराबर इसमें दे रखा है 3, 4 और 5। मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा केवल घुमा दिया गया है, बाकी है बहुत आसान। अब हमसे बोला गया है इसको हल करके दिखाओ। अब बोला गया है कि तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब हमसे बोला गया है कि नंबर ऑफ A क्रॉस B बराबर क्या होगा। ठीक है। तो हमने अभी बताया था कि नंबर ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ क्या, B। यही तो बताए थे कि नहीं बताए थे, बताओ। तो इसका मतलब अब हम लोग A बराबर ये दिया ही है 3, अगर ये निकाल ले जाए B तो हो जाएगा काम। तो हम लोग लिखेंगे कि चूँकि नंबर ऑफ B इक्वल टू कितना, 1, 2, 3, तो हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे, 3, और इस तरीके से हो जाएगा 3। आंसर आ गया कितना, 9। समझ में आई बात कि ये कितना दिया था, 3, इसमें कितने 1, 2, 3 नंबर लगाया, 3 लिखा और उसके बाद A और इसके बाद ये आ गया। समझ में आई इतनी चीज़। ज़्यादा जल्दी बता रहे हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके मुझे, ठीक है, क्या बहुत तेज़ पढ़ाते हो सर जी। ठीक है, इतनी स्पीड मेरे ख्याल से ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा पढ़ो। तीसरा लिखा है G बराबर 7 और 8। G बराबर दे रखे हैं तीसरे क्वेश्चन में। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, G बराबर 7 × 8, 7, 8 कॉमा लगाया है। ठीक है। H बराबर कितना दिया है, H बराबर दे रखा है 5, 4, 2। ठीक है, कितना दिया है, 5, 4 और 2। ठीक है, ये दिया दे रखा है। ठीक है, आई थिंक समुच्चय बना हुआ है क्या, हाँ बिल्कुल, ये यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, समुच्चय है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ।
ठीक है, मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, एक्चुअली गर्मी बहुत हो रही है। तो हमसे बोले हैं कि बताइए G और H निकालिए और H और G निकालिए, ठीक है, ये निकालिए। तो क्या करेंगे, देखो G क्रॉस H निकालेंगे। अब कैसे निकलेगा, देखो हम लोग लिखेंगे 7,8। देखो यही लिखने का तरीका है, ऐसे नहीं लिखोगे तो फिर वो जल्दबाजी हो जाएगी, समझ लो, ठीक है। 5, 4 एंड 2, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक हम निकालेंगे, दूसरा आप लोग निकाल के दिखा देना, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। 7 को 5 के साथ लिखेंगे तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे, ये हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, G क्रॉस H। तो 7 को 5 के साथ 7,5, 7 को 4 के साथ 7,4, 7 को 2 के साथ 7,2, ठीक है, कॉमा लगाओगे। फिर अब 8 को 5 के साथ, 8 को 5 के साथ बराबर मत लगा देना, ये वही लाइन चल रही है अभी, ठीक है। 8 को 5 के साथ, फिर 8 को 4 के साथ, 8 को 4 के साथ और 8 को 2 के साथ, 8 को 2 के साथ। बताओ ये बात समझ में आ गई? मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। कुछ करना नहीं है, जो अभी बताए थे भाई, इसका पहला एलिमेंट्स उसके साथ, और नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, नहीं समझ में आया जिसको ऐसे समझे। अभी देखना, ये सब आगे पढ़ोगे अभी भी, ठीक है, जब फलन पढ़ोगे ना तब पढ़ोगे क्या करना होता है। देखो दोनों लिख लिए, 7 को 5 के साथ, 7 को 4 के साथ, 7 को 2 के साथ, ठीक। उसके बाद 8 को 5 के साथ, 8 को 4 के साथ, 8 को 2 के साथ, हो गया। ये है कहानी, ठीक है। कुछ आई बात समझ में? आ गई हो तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब 3 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 4, ठीक है। इसको साफ किया जाए पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सत्य बनाकर लिखिए। और दिया क्या है हमको, P बराबर दे रखा है M और N। पहला क्वेश्चन देखिए, चौथा नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ चौथा क्वेश्चन है, चौथा ही क्वेश्चन तो है, जी हाँ। क्या दे रखा है, P बराबर दे रखा है M, N, ध्यान से समझना, ठीक है। और Q बराबर कितना दे रखा है, Q बराबर दे रखा है हमें N और M, N और M, ठीक है, ये दे रखा है जैसा भी हमने 1 2 और 2 1 वाला बताया था। तो कह रहे हैं कि P क्रॉस, और साथ ही साथ तब हमें ये P क्रॉस Q बराबर दे रखा है, कितना दे रखा है, MN MN और NM, ठीक है, ये दे रखा है। अब हम लोग को करना क्या है, इसको हल करके पहले तो हमें देखना तो पड़ेगा कि इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है कि नहीं, तभी तो सत्य और असत्य की कहानी पता चल पाएगी। तो चलिए करते हैं, क्या लिखेंगे, P क्रॉस Q निकालेंगे। अब देखो P क्रॉस Q, तो M को N के साथ करेंगे, देखो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सारी कहानी खत्म। M को N के साथ, M को इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, क्या करोगे, MN MM MN और उसके बाद MM MM, ठीक है। फिर उसके बाद लो, यही पता चल रहा है कि गलत है, NN NN और N को M के साथ। तो इसका मतलब जो ऊपर उन्होंने हल दिया है वो क्या है, असत्य है। तो हम लोग लिखेंगे यह असत्य है, यह असत्य है, जो ऊपर लिखा था। अब हम लोग इसको हल करके बताएं कि भैया सत्य क्या होगा, ये होगा, ठीक है। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि वो तो जो आपने कहा था महाराज जी, वो क्या है, असत्य है, ठीक है। समझ में आई बात? मेहनत करते रहो प्लीज़, पढ़ते रहो, ठीक है, समय से। अब चौथे का, ये कौन सा था, पहला। दूसरा देखो, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा लिखा है कि यदि A और B अरिक्त समुच्चय है, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है तो, देखो पढ़ो ध्यान से, यदि A और B अरिक्त समुच्चय है मतलब नॉन एम्प्टी सेट है, तो A क्रॉस B क्रमित युग्मों X और Y का एक अरिक्त समुच्चय ही होगा। हाँ, अगर ये कोई भी एक समुच्चय है, मान लो वो अरिक्त है, अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी, जैसा कि ये दिया हुआ है और ये भी ये दिया हुआ है, तो ये डिफिनेशन टाइप में है। और इसको लिख लो, नोट भी कर लो अपनी कॉपी पे रेड लाइन के ऊपर, कि अगर A और B अरिक्त समुच्चय है तो अगर हम लोग उनका क्या निकालेंगे, अगर हम लोग उनका युग्म निकालेंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, तो वो भी क्या आएगा, अरिक्त ही आएगा, बस। और ये लिखा x बिलोंग टू A और x बिलोंग टू B, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो ये हमारा सत्य है। फिर क्या दे रखा है, फिर देखो इसका तीसरा, देखो दूसरा वाला तो क्या हो गया, दूसरा वाला तो सत्य है, ठीक है। क्यों सत्य है, नहीं समझ में आया तो क्या बोला मैंने, वो पीछे एक बार देख लीजिएगा। तीसरा देखो क्या दिया है, तीसरा दिया है कि यदि A बराबर 1 2, ठीक है, 1 2, फिर उसके बाद B बराबर कितना दे रखा है,
b बराबर दे रखा है 3 4। अभी देखना इनका इस्तेमाल ही नहीं करेंगे और क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। तो हम लोगों से कह रहे हैं कि कुछ सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करके दिखाओ कि a क्रॉस b, अब इसको क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है, और ये हो गया 5। अब ये हमसे बोला गया है कि ये सिद्ध करके दिखाओ, तो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखेंगे, LHS। अब LHS पार्ट क्या होता है, ठीक है, LHS पार्ट क्या है, इसका हम लोग LHS पार्ट लेंगे। ये तो क्वेश्चन था, ठीक है। अब LHS पार्ट कह रहा है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अब इसको हल करेंगे तो पहले तो ये ब्रैकेट हल किया जाएगा, और हमने आपको बताया था कि अगर किसी का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालना है तो हमें B और 5 में कॉमन ढूंढना है। तो इसका तो आंसर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 में और B में हमें क्या ढूंढना है, कॉमन ढूंढना है। फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया था। तो इसका मतलब A इंट और क्रॉस और ये आ जाएगा 5, क्योंकि इसका आंसर 5 आ जाएगा। अब देखो इसका हमसे बोला गया था कि अगर कोई दो समुच्चय है उनका कार्तीय गुणन निकालना है हमें, और उनमें से एक जो है वो रिक्त है, एम्प्टी है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी ही होगा, वो भी रिक्त होगा। जो डिफिनेशन हमने लिखाई थी उसी का यूज हो गया। क्लियर है, आई बात समझ में। फिर से देख लो एक बार, हमने क्या कहा कि अगर ये B और 5 का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 5 आएगा, फिर उनका अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा, 5 ही आएगा। समझ में आगे बात। देखो थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी ही पड़ेगी, ऐसे चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो हम लोग ने अभी तक कितना क्वेश्चन पढ़ लिया है, हम लोगों ने अभी तक 4 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका 4 के बाद कौन सा देखेंगे, जो है 5th वाला पार्ट देखेंगे। बहुत आसान है। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर में लिखा है कि यदि 5 नंबर में लिखा है कि a इक्वल टू -1 और 1, तब हमसे बोला गया है कि आप मुझे निकाल के दिखाइए कि a क्रॉस a इक्वल टू, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले ये निकालेंगे कि a क्रॉस a बताओ। तो इसका मतलब हम लोग इसमें सबसे पहले, ठीक है, हम लोग इसमें सबसे पहले -1 और मल्टीप्लाई, अब किसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। तो उसमें भी क्या लिखेंगे, -1 और 1, ठीक। समझ में आई बात। थोड़ी स्पीड मेरी तेज है, पर अगर नहीं चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो बताइएगा नेक्स्ट वीडियो में। -1 को -1 के साथ लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो इसे देखो 1, ठीक, ऐसा लिखा। और फिर उसके बाद ये भी क्या, कितना हो गया, -1 और 1, ठीक। इसको हमें इसके साथ लिखना है, फिर इसके साथ लिखना है, फिर इसके साथ लिखना है, फिर इसके साथ लिखना है। तो -1, ठीक है, मंझला ब्रैकेट। फिर उसके बाद -1 1, क्या लिखेंगे, -1 1। फिर उसके बाद 1 को -1 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ। बात समझ में आ गई कि नहीं, बताओ। इतनी मेहनत के बावजूद जब डिसलाइक मारते हो ना तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब क्या करें, ठीक है। इतनी बात समझ आई। अब देखो क्या करेंगे, अतः अब हम लोग a क्रॉस a निकालेंगे, ठीक है। अब मेरी बात समझना, ये तो आप पहले ही निकाल चुके हो ना, तो यही चीज़ छाप दो। इसका मतलब 1 -1 है ना, -1 और -1, ठीक, ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद ये इसके साथ -1 और 1, समझ में आई बात, इतनी क्लियर है इतनी चीज़। फिर उसके बाद 1 -1, फिर 1 और 1। अब इसका किसके साथ करना है, इसका किसके साथ करना है, a के साथ करना है, और a कहता है -1 और 1, दिख रहा है ना वहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, तो देखो कैसे करेंगे। अब हम लोग इस ब्रैकेट का पहले इसके साथ, फिर उसके बाद इसी ब्रैकेट का इसके साथ, फिर इसी ब्रैकेट का इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, इसी का। समझ गया ना क्या कहानी है। तो इसी कहानी को हमें दोहराना है, बस कुछ है नहीं, इसमें आपको ही अपना दिमाग लगाना है बस। तो क्या करोगे, पहले इसमें देखो कुछ है नहीं, डरने वाली बात नहीं। पहले इसमें हम लोग -1 लगाएंगे, फिर इसमें हम लोग 1 लगाएंगे, फिर इसमें -1 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर इसमें -1 लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, फिर इसमें -1 लगाएंगे, और फिर से 1 लगाएंगे। इसका मतलब 4 ये 2 वो, मतलब 8 बन जाएंगे टोटल, खत्म, ठीक। ये करना है। तो क्या करोगे, -1 लिखेंगे हम लोग, -1 और -1, ठीक। अब इसके साथ वो वाला -1 लगाना है, ये पहला बन गया,
ठीक, अब इसी के साथ हम लोग को 1 लगाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, -1 और 1 लगा दिया। अब उसको देखो, इसमें -1 फिर 1 फिर -1 फिर 1 उसमें, है ना। तो क्या करेंगे, -1 1 ये पहले से दिया, इसके साथ -1 लगाना है, उसके साथ मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद इसी के साथ 1 भी लगाना है, -1 1 और 1 लगाना है। फिर उसके बाद इसके साथ देखो 1 -1, ठीक है, और फिर उसके बाद फिर से -1, ठीक। फिर उसके बाद इसी के साथ 1 भी, 1 -1 और 1। अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये बाकी है। अब क्या करोगे, 1 1 और अब -1, फिर उसके बाद 1 और 1 और फिर 1। ठीक, समझ में आई इतनी बात। ये थे, गिन डालो, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये टोटल कितने हो गए, 8। ये एक लाइन में आ जाए तो अच्छी बात है, लिख लेना ऐसा ही। तो इस तरीके से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर डाले, इस तरीके से हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर डाले अभी तक। टोटल क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने कितने, बताओ जल्दी से। अभी तक हम लोगों ने 5 कर लिए, एक और करेंगे फिर ख़त्म करेंगे, एक और करेंगे फिर ख़त्म करेंगे, फिर बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, इतना बहुत है फिर, वरना बोर हो जाओगे। ठीक है, 5वां देखो, 6 नंबर क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि यदि A क्रॉस B इजकल टू AX AY BX BY। ठीक है, AX AY BX BY। ठीक, ये दिया हो तो A ज्ञात करो और B ज्ञात करो। तो A B कैसे निकालना है, बताओ, A B कैसे निकालना है, ये कब हुआ होगा। देखो समझो, इसका पहला घटक और उसके बाद इसका पहला घटक, फिर उसके बाद x और y। a को x के साथ तभी तो बना होगा, a को y के साथ तभी तो बना होगा, b को x के साथ तभी तो बना होगा, b को y के साथ। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि a बराबर कितना होगा, ab होगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, x, y हो जाएगा। बस ख़त्म। ठीक है, चाहो तो डायग्राम बगल में बना सकते हो। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक टोटल 6 क्वेश्चन को ख़त्म कर लिया। अब हम लोग इसके बाद अगली एक्सरसाइज में 7 से लेकर जो अभी तक के टोटल 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब 7 8 9 10, उन 4 क्वेश्चंस को हम लोग कल कर लेंगे। फिर उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग रिलेशन पढ़ चुके हैं, अब फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, समझ सकते हो, देख लो पसीना कितना ज़्यादा है। तो इन सब चीज़ों से फिलहाल आपको क्या मतलब है ना। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया, पूरा 6 क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर ये 6 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और फिलहाल यदि आपने यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही लग रहा है। तो चलिए अभी समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग कल दूसरे वीडियो के साथ, एक्स के पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 के साथ। धन्यवाद, मेहनत करते रहें, बहुत मेहनत करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।